तो बॉडी फ्लूइड्स या शरीर के द्रव क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारी बॉडी बनी हुई है किनसे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट से, क्रियात्मक और रचनात्मक हिस्सों से, जिन्हें हम सेल्स या कोशिका बोलते हैं। हर एक सेल, हर एक कोशिका को, जो कि शरीर के एक एक ऑर्गन में है, इन दी ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हर एक सेल को क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए जरूरत से, वो है न्यूट्रिशन, पोषण, और यदि पोषण मिलेगा तो ऑब्वियसली वो एक्सक्रीशन भी करेंगे, यानी कि उत्सर्जन। यदि दो ये काम सही चलते रहे, पोषण और उत्सर्जन, तो एक हेल्दी सेल आपकी बनी रहेगी, जो कोशिका है वो स्वस्थ बनी रहेगी, अपने काम करती रहेगी। अब कोशिका का मुंह तो होता नहीं है ना? तो कोशिका ऐसा क्या करेगी जिससे उसको न्यूट्रिशन मिले, पोषण मिले, और ऐसा क्या करेगी कि वो अपनी सफाई भी कर सके? उसके पास कोई तो हेल्प करने होना चाहिए। तो ये जो हेल्प होती है, हर एक सेल तक पोषण जाए और हर एक सेल का उत्सर्जन भी हो, न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन दोनों परफॉर्म हो सके, वो काम करने के लिए हर एक सेल्स के पास से छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं, मैंने बोला है कैपिलरी, केशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि ये सेल्स है तो हर एक सेल्स के पास से, हर एक टिश्यू के पास से, ऊतक के पास से ये केशिकाएं निकलती रहती हैं, कैपिलरीज निकलती रहती हैं, और इनके अंदर फ्लो क्या होता है? हमारा ब्लड, रक्त बहता रहता है ना? तो इट इज़ लाइक वाटर पाइपलाइन। जैसे वाटर पाइपलाइन होती है ना, सबके यहाँ नल आते हैं, एक बार में ही नल आते हैं, है ना? या फिर मेन सीवेज लाइन हम लोग मान लें कि सबके घर का सीवेज एक मेन लाइन में खुलता है। तो ये ब्लड जो है, ये कैपिलरी, ये दोनों काम कर रही है। इसने सप्लाई किया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसने देता गया, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशन सबके पास जाएगा। ब्लड में ही ग्लूकोज घुला होता है, ये हम लोगों ने हार्मोन्स में पढ़ा था ना, ब्लड ग्लूकोज के बारे में। तो ब्लड में ग्लूकोज घुला हुआ है और ग्लूकोज से ही पोषण सारे सेल्स को मिलना है। तो ब्लड ने सारे सेल्स को कैपिलरी के माध्यम से, केशिकाओं के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, और इन्हीं के द्वारा ब्लड ने क्या किया? जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे, जो भी उत्सर्जी पदार्थ थे कोशिकाओं के, ऊतकों के, सेल्स और टिश्यूज के, वो ब्लड में आ गए। तो इस तरह से ब्लड ने क्या किया? इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम या ट्रांसपोर्टेशन का काम कर दिया। इसने परिवहन का काम किया ना, न्यूट्रिशन को लेके गया और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर लेकर आया। ये दोनों काम किए ब्लड ने। इसीलिए हमें ब्लड जो है वो हाईली रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमें ब्लड की आवश्यकता होती है। कई सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लड नहीं होता, लेकिन दूसरी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का या परिवहन तंत्र का काम करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यदि आपको याद हो थोड़ा सा, तो पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में, पॉरीफेरा में पोर्स थे छोटे छोटे, सील थी, सीलेंट्रेट्स में भी। तो उनमें बेसिकली कौन था जो ये ब्लड के जैसा काम कर रहा था? तो वो वाटर था। उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का काम पानी ने किया था, जिस पानी में वो रहते हैं वो, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब ठीक है, ब्लड का हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, महत्व देख लिया कि क्यों ज़रूरी है, परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। तो अब आगे आता है कि ब्लड बना किससे है? ऐसा क्या खास है ब्लड में जो वो इतने सारे काम कर लेता है? कौन से काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ और भी कई काम करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन तो किया उसने, परिवहन तो किया उसने, न्यूट्रिशन का, गैसेस का, ऑक्सीजन CO2 को लाना ले जाना भी हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा ना, श्वसन में ब्लड करता है ना? तो गैसेस का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, ये सब लाना ले जाना कर रहा है वो। इसके साथ साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस को कौन बताएगा कि सर टेम्परेचर राइज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, या बाहर ठंड है, टेम्परेचर रेगुलेट कीजिए? ये मैसेज हाइपोथैलेमस तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। तो ये टेम्परेचर रेगुलेट करेगा ना, तापमान नियंत्रक में भी हेल्प करता है।
अब इसके साथ साथ और क्या करेगा, ये बॉडी के डिफेंस में भी हेल्प करता है। हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र है या प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें भी ब्लड हेल्प करता है। कैसे करता है ये हम लोग अभी आगे देखते जाएंगे। तो ये सारे काम ब्लड करता है अपने कंपोनेंट्स, अपने अवयवों के द्वारा। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से अवयव हैं ब्लड के, आइए देख लेते हैं। तो ब्लड बेसिकली दो पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट होता है लिक्विड या फ्लूइड, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है फिलामेंट, पार्टिकुलेट कह सकते हैं आप उसको, या आप बोल सकते हैं सेल्यूलर पार्ट, कोशीय हिस्सा। ये जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, यदि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं ब्लड का, फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, इतना सा आपकी प्लेट में ब्लड डाला आपने, तो ये पूरा ब्लड का फ्लूइड, ब्लड का लिक्विड होगा, ब्लड का द्रव होगा, और इसमें छोटे छोटे कोशिकाएं होंगी जिसको आप सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड कह सकते हैं, रक्त का कोशीय हिस्सा कह सकते हैं। अब ये जो फ्लूइड था, ये जो द्रव था जिसके अंदर ये सेल्स फ्लोट करते हैं या सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, कोशिकाएं रहती हैं, इस लिक्विड पार्ट को, फ्लूइड पार्ट को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा। ये बिल्कुल वही प्लाज्मा है जिसकी अभी बहुत चर्चा रही कोरोना। तो अब ये प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा बेसिकली, इसके कैरेक्टर्स की यदि हम लोग बात करें तो प्लाज्मा 55% पार्ट ऑफ द ब्लड का निर्माण करता है। हमारे रक्त में 55%, 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है। और प्लाज्मा किसका बना होता है? तो प्लाज्मा में खुद यदि हम लोग देखें तो 92% वाटर होता है, साथ में लगभग 8% तक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ समझना, मैंने ये कहा कि यदि आपके ब्लड की बात करूँ मैं, तो ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा है? तो ब्लड में है 55% प्लाज्मा, बाकी 45% क्या है? उसकी सेल्स है, ब्लड सेल्स है। लेकिन प्लाज्मा किसका बना हुआ है? तो प्लाज्मा हैज़ अराउंड 90-92% वाटर। प्लाज्मा खुद 90 से 92% पानी से बना हुआ है। रेस्ट 8%, अराउंड 8%, लगभग 8% तक इसमें क्या है? प्रोटीन्स मिलते हैं। अब हम लोग प्रोटीन्स देख लेते हैं। पानी तो एक ही है, H2 तो एक ही है, प्रोटीन्स लेकिन अलग अलग है। तो जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, उनमें पहला प्रोटीन आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। तीसरा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन, आपको लग रहा होगा फाइबर की बात हो रही है, किसी तंतु या धागे की बात हो रही है, तो इसका काम भी वही है। फाइब्रिनोजन एक्ट एज अ फाइबर या थ्रेड जैसे काम करता है। ये सिलता है, क्या सिलेगा? लेकिन ये ब्लड को ही सिलता है। ये एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब कहीं चोट लग जाती है तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उस चोट से खून का रिसना, ब्लीडिंग रुक जाती है, वहाँ पर एक हल्का सा ब्राउनिश भूरे से रंग का एक धब्बा आने लगता है ना। कुछ दिन बाद वो धब्बा सूख जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्रस्टी हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लॉटिंग। और ये क्लॉटिंग कौन करता है? प्लाज्मा का एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन करता है। फिर उसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये भी प्लाज्मा में है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है, इसका मेन काम होता है बॉडी की डिफेंस को कंट्रोल करना, बॉडी का जो रक्षा तंत्र है उसको कंट्रोल करना। अब ग्लोब्यूलिन्स को यदि हम पूर्ण रूप से बोलें तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहा जा सकता है। ग्लोब्यूलिन्स को इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब्यूलिन क्या कर रहे हैं? डिफेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी के प्रतिरक्षा को नियंत्रित कर रहे हैं। और प्रतिरक्षा को हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ग्लोब्यूलिन्स को हम क्या कह सकते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। और यही इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो है, इनको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तो एंटीबॉडीज की हेल्प कर रहा है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स निर्माण में हेल्प कर रहा है ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ऑफ दी प्लाज्मा। ठीक है, इस तरह से ये डिफेंस का काम करता है। उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन जो है ना, ये ऐसा होता है, कुछ बबल्स लाइक होता है, बुलबुलों जैसा होता है या गुब्बारों जैसा एक प्रोटीन होता है, और ये काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जो परास्तरण दाब है उसके बैलेंसिंग में, उसके संतुलन में ये हेल्प करता है। अब क्या हो जाएगा, अब आप सोचेंगे कि मैम ये एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर नियंत्रित कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारी बॉडी में हर एक सेल जो है उसका एक तो शेप निश्चित है, देयर इज अ डेफिनेट शेप ऑफ एवरी सेल। अब यदि शेप निश्चित है, शेप कंफर्म्ड है उनका कि यही होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उनके अंदर और बाहर एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, क्योंकि यदि बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप जानते हैं फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल का शेप बढ़ जाएगा। और यदि बाहर लो प्रेशर होगा तो सेल के अंदर से लिक्विड बाहर जाएगा, हम लोगों ने ऑस्मोसिस में पढ़ा था, तो सेल का शेप क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो सेल में श्रिंक और में स्वेल्ड अप, है ना, साइज में बढ़ भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है, ऐसा ना हो इसको निश्चित करने के लिए क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अब हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा क्या है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, हो सकता है दिमाग में आए, तो ये प्लाज्मा में ये जो ग्लोब्यूलिन है ना, जो कि एंटीबॉडीज़ के फंक्शन में हेल्प कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में काम कर रहा है ग्लोबुलिन, इसी की वजह से प्लाज्मा डोनेशन की बात हुई थी, लेकिन इसी की वजह से ही प्लाज्मा को हटा दिया है ICMR ने कोरोना केसेस से। ठीक है, अब देखते हैं सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड क्या है। हमारे रक्त में कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये सबको बहुत अच्छा होगा, वन लाइनर्स तो काफ़ी लोगों ने पढ़े होंगे। तो कौन कौन से सेलुलर पार्ट होता है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, तो इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं।